एक द लास्ट लेसन। उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से चला था और फटाफट से बड़ा डर रहा था, विशेष रूप से इसलिए कि हेमल ने कहा था कि वे हमसे पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। क्षण भर के लिए मैंने स्कूल से भागकर बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। कैसा सुहावना और चमकीला दिन था। जंगल के बाहरी छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मिल के पीछे खुले मैदान में पसियन सैनिक परेड कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक लुभावना था, परंतु मुझमें प्रलोभन का प्रतिरोध करने की क्षमता थी और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, तब नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थीं। युद्ध में पराजय, सूखा, कमांडिंग ऑफिसर की आज्ञाएं, और बिना रुके मैंने सोचा, अब क्या बात हो सकती है। फिर जब मैं तेजी से जाता हुआ उस लोहार के पास से गुजरा जो अपने चेलों के साथ समाचार पढ़ रहा था, वह मेरे पीछे से बोला, बाब, इतने तेज मत जाओ, तुम स्कूल कॉफी वक्त से पहुंच जाओगे। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और हांफता हुआ हेमल के पीछे बगीचे में पहुंचा। प्राय स्कूल के आरंभ होने के समय बड़ा शोर होता था जिसे बाहर सड़क पर सुना जा सकता था। डेस्कों का खुलना और बंद होना। बेहतर समझने के लिए अपने हाथों को अपने कान पर रखकर ऊंचे स्वर में पाठ दोहराए जाना और अध्यापक के बड़े रूलर का बार बार मेज पर बजना। पर अब सब कुछ ऐसा शांत था। मुझे आशा थी कि शोर के बीच किसी की नजर में आए बिना अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। पर उस दिन वाकई चारों ओर ऐसी शांति थी मानो रविवार की सुबह हो। खिड़की से मैंने देखा कि मेरे सहपाठी पहले ही अपने स्थानों पर पहुंच चुके थे और हेमल अपने लोहे की भयंकर रूलर को बगल में दबाए इधर उधर चल रहे थे। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था। परंतु कुछ नहीं हुआ। हेमल ने मुझे देखा और बड़ी कृपा के साथ कहा, नन्हे फ्रेंच, शीघ्रता से अपने स्थान पर पहुंच जाओ। हम तुम्हारे बिना ही प्रारंभ करने जा रहे थे। उद्धरण। बेंच के ऊपर से कूदकर मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। जब तक अपने डर पर मैं कुछ काबू न कर पाया। मैंने यह नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार कमीज और पूरी तरह कढ़ाई की हुए अपनी छोटी रेशमी टोपी पहन रखी थी जिसे वह केवल इंस्पेक्शन और पुरस्कार के दिन के सिवाय कभी नहीं पहना करता था। इसके अतिरिक्त सारा स्कूल ही इतना विचित्र और गंभीर लग रहा था। परंतु जिस बात ने मुझे सबसे अधिक हैरान किया वह यह है कि सदा खाली पड़ी रहने वाली पिछली बेंचों पर ग्राम के लोग बैठे थे जो हमारी तरह शांत थे। अपना तिकोना टोप पहने बूढ़ा हांसा, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनके अतिरिक्त कई अन्य, हर व्यक्ति उदास लगता था। और बूढ़ा हॉन्सा एक पुरानी प्राइमर लेकर आया था। उसके किनारे मुड़े हुए थे और इसने इसे अपने घुटनों पर खोल कर रखा था। उसकी बड़े चश्मा पेजों के बीच में पड़ा था। जब मैं इस सब के बारे में विस्मित हो रहा था, हेमल अपनी कुर्सी पर चढ़ गया और उसी गंभीर और शांत स्वर में जो उसने मुझसे बात करते हुए अपनाया था, बोला, मेरे बच्चों, यह मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाने वाला अंतिम पाठ होगा। बर्लिन से हुक्म आया है कि एल्सेक और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक कल आ रहा है। यह तुम्हारी फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान दें। उद्धरण। कैसे चौंकाने वाले और अनपेक्षित शब्द थे ये मेरे लिए। ओह, अभागे लोग। तो यह था जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया हुआ था। मेरे अंतिम फ्रेंच का पाठ। अरे, मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आया था। अब मैं आगे बिल्कुल न पढ़ूं। फिर मुझे यहीं रुकना होगा। ओह,
मुझे कितना दुख हो रहा था कि पक्षियों के अंडे खोजने या सौर पर फिसलने के लिए मैं अपने पाठ छोड़कर चला जाता था। मेरी पुस्तकें जो अभी कुछ देर पहले ही बकवास नजर आती थी, उन्हें उठाकर चलना कैसा बोझ लगता था। अब वे ही ग्रामर और संतों का इतिहास मुझे ऐसे पुराने मित्र लग रहे थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और यह सोचकर कि वह अब जा रहा था और अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा, मैं हेमल के रूले और उसकी विचित्रता को भूल गया। बेचारा तो इस अंतिम पाठ के सम्मान में आज उसने रविवार के दिन पहने जाने वाले बढ़िया कपड़े पहने थे और अब मैं समझ गया कि क्यों गांव के वृद्ध व्यक्ति कमरे के पीछे बैठे थे। इसलिए कि उन्हें भी दुख हो रहा था कि वे स्कूल में ज्यादा क्यों नहीं आए। हमारे अध्यापक की 40 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए धन्यवाद करने का यह उनका तरीका था और वे अपने उस देश के प्रति भी आदर प्रकट कर रहे थे जो अब उनका नहीं था। जब मैं यही सब सोच रहा था कि मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। अब सुनाने का नंबर मेरा था। पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को सुनाने के योग्य बनने के लिए मैं क्या कुछ न दे देता अगर मैं उन्हें ऊंचे साफ स्वर में बिना किसी गलती के सुना सकता। परंतु प्रथम शब्दों पर ही मैं भ्रमित हो गया और धड़कते दिल से अपने डेस्क को पकड़े खड़ा रहा। नजरें ऊपर उठाकर देखने की हिम्मत मुझ में न थी। मैंने सुना कि हेमल मुझसे कह रहा था, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें डालूंगा नहीं। तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा होगा। देखो, बात क्या है, प्रतिदिन हम स्वयं से कहते हैं, वाह, बड़ा समय मेरे पास है, मैं इसे कल याद कर लूंगा। और अब तुम देखो हम कहाँ निकल आए हैं। आह, एल्सक के साथ यही बड़ी मुसीबत है। वह एल्सक नगर पढ़ने का काम के लिए टाल देता है। अब वे बाहर के लोग जो तुमसे मिलेंगे, उन्हें यह पूछने का अधिकार होगा, क्या बात है कि तुम अपने को फ्रांसीसी कहते हो और फिर भी तुम अपनी भाषा न बोल सकते हो और न लिख सकते हो। लेकिन बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। बहुत बातों के लिए हम सबको अपने आप को दोष देना होगा। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पढ़ाई के लिए अधिक उत्सुक न थे। वे तुम्हें किसी खेत या फैक्ट्री में काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे ताकि कुछ और पैसा मिल सके। और मैं, दोष मेरा भी है, क्या मैंने भी कभी तुम्हें पाठ पढ़ने के स्थान पर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था क्या तब मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? फिर एक बात से दूसरी बात निकलती रही। हेमल फ्रेंच भाषा की बात करता रहा। कहता रहा कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत, कि हमें अपने मध्य इसकी रक्षा करनी होगी और हम कभी इसे न भूलें। क्योंकि जब किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है, तो जब तक वे उस समाज के लोग अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहते हैं, तब तक ऐसा है कि मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी है। फिर उसने एक व्याकरण खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। मैं यह देखकर हैरान था कि मैं उसे कितनी अच्छी तरह समझ रहा था। जो भी वह बोल रहा था कितना आसान लग रहा था, कितना आसान। मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतना ध्यान से सुना नहीं था। और यह कि इतने धैर्य से उसने हर बात कभी समझाई नहीं थी। कुछ ऐसा लगता था कि वह बेचारा व्यक्ति जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहता था और एक ही झटके में सारा कुछ हमारे सिरों में भर देना चाहता था। ग्रामर के बाद हमें लिखना सीखना था। उस दिन हेमल हमारे लिए नई कापियां लेकर आया था जिन पर सुंदर गोल लिखावट से लिखा गया था, फ्रांस अल्सेक। फ्रांस अल्सेक, ये शब्द छोटे छोटे झंडों जैसे लग रहे थे। और कैसी शांति छा गई थी। कागज के ऊपर पेन के रगड़ की आवाज ही एकमात्र आवाज थी। एक बार कुछ गोवरेले उड़कर अंदर आ गए, पर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं।
जो मछली पकड़ने के हुक ट्रेस कॉपी पर करते रहे मानो यह भी फ्रेंच ही हो। छत के ऊपर कबूतर बड़े धीमे स्वर में गुटगू कर रहे थे और मैंने मन में सोचा, क्या वे इनसे भी जर्मन में गवाएंगे? कबूतरों से भी। जब भी मैंने अपनी कॉपी से सिर उठाकर देखा, तब मैंने एम हेमल को अपनी कुर्सी पर अचल बैठे हुए, कभी एक तो कभी दूसरी चीज पर टकटकी लगाकर देखते हुए देखा। मानो वे अपने दिमाग में बसा लेना चाहते थे कि छोटे से स्कूल कक्ष में हर वस्तु कैसी लग रही थी। जरा सोचो, 40 वर्ष तक वह उसी स्थान पर रह चुका था, बिल्कुल इसी तरह, खिड़की के बाहर उसका बगीचा और उसका क्लास उसके सामने। केवल डेस्क और बेंचें घिसकर चिकनी हो गई थी। बगीचे में लगे अखरोट के वृक्ष अधिक ऊंचे हो गए थे, और हापवाइन जिसे उसने खुद रोपा था, खिड़कियों से लिपटकर छत पर पहुंच गई थी। इन सब को छोड़ते हुए उसका दिल कैसा टूटा होगा। बेचारा ऊपर बहन के चलने की आवाज सुनकर जो ट्रैक पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही देश छोड़ना था। परंतु उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने हर पाठ को अंत तक सुना। सुलेख के बाद हमारी इतिहास का पाठ था और फिर शिशु अपना बी बू बोलकर याद कर रहे थे। कमरे में बिल्कुल बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा पहन लिया था और दोनों हाथों में अपनी प्राइमा पकड़े उनसे अक्षर पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। आवेग से भरी उसकी आवाज कांप रही थी और उसको देखना ऐसा मनोरंजक अनुभव था कि हम सभी हंसना और रोना चाह रहे थे। आह, कितनी अच्छी तरह मुझे याद है वह अंतिम पाठ। बिल्कुल तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। इसके बाद धार्मिक पूजा पाठ। ठीक उसी क्षण ड्रिल से लौटते हुए पसीन लोगों के नगाड़े हमारी खिड़कियों के नीचे बजने लगे। अपनी कुर्सी से बहुत पीला हुआ एम हेमल उठ खड़ हुआ। मुझे वह कभी इतना लंबा नहीं लगा था। मेरे मित्रों, वह बोला, मैं पर किसी चीज ने रोके रखा। यह आगे नहीं बोल सका। तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, एक चाक उठाई और अपनी सारी शक्ति लगाकर जितने बड़े अक्षरों में वह लिख सकता था लिखा, फ्रांस चिरंजीवी हो, उद्धरण। तब वह रुका और अपने सिर की दीवार पर झुकते हुए, बिना कोई शब्द बोले उसने हमें अपने हाथ से संकेत किया। स्कूल समाप्त हुआ, तुम जा सकते हो, उद्धरण चिन्ह।